स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि को देखें तो उसके बाद के समय को पाएंगे कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। हालांकि आप सोचेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कृषि को नकार सकते हैं। ये तथ्य लोगों की उस बड़ी संख्या से प्रमाणित होता है जो अपनी जीविका के लिए इस स्तर पर निर्भर है। कैसे कि भारतीय कृषि के बारे में देखना, मौद्रिक दृष्टि से देखें। मौद्रिक दृष्टि का मतलब जैसे देखिए कि कृषि उत्पादन के मूल्य, ठीक है ना, कृषि उत्पादन के मूल्य, उसकी दृष्टि से देखें तो हमारी जो जीडीपी है उसमें योगदान तो आपको 16.5% मिलेगा। जबकि हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, आप सोच सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं 50% से ऊपर, यानी कि आप 1950-51 का डाटा लीजिए, उस समय हमारी 55.4% हमारी जीडीपी में कृषि का योगदान था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कृषि सेक्टर पिछड़ गया? नहीं, इसका मतलब इतना ही समझिए कि एक्चुअली में कृषि सेक्टर ने वो ग्रोथ नहीं की जितनी बाकी वाले सेक्टर ने की है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान तो घट ही रहा है, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। वहीं औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का योगदान निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन आजीविका के लिए देश की ध्यान रखना, मैं जनसंख्या के बारे में बात कर रहा हूँ, आप कहीं ऐसा अलग अलग आंकड़ा में उलझे नहीं। देश की जनसंख्या, आजीविका, ठीक है ना, देश की जनसंख्या का 48.7% कृषि सेक्टर पर निर्भर है। कितना? 48%, ऑलमोस्ट आधी जनसंख्या। श्रम शक्ति तो इससे भी ज्यादा। इस कारण से ये औद्योगिक और सेवा क्षेत्र से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि भारत में लगभग 49% जनसंख्या देश की सकल आय के मात्र 16.5% से अपना गुजारा कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 80%, यानी कि 49, लगभग 49% है, लगभग 49% पॉपुलेशन 16.5% से गुजारा कर रही है। ये तथ्य स्पष्ट करता है कि देश में कृषि पर निर्भर रहने वाले लोग गरीब है। विकसित अर्थव्यवस्था जैसे यूएसए, फ्रांस, जापान की बात करें तो वहाँ जीडीपी में मात्र 1 या 2% कृषि का योगदान है, 2%, पर आप वहाँ जनसंख्या भी 1 या 2% ही कृषि पर निर्भर है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का न केवल सबसे बड़ा क्षेत्र है बल्कि सबसे मुक्त निजी क्षेत्र भी है। एकमात्र व्यवसाय है जिस पर व्यक्तिगत आयकर का भार अभी भी नहीं है। कृषि एकमात्र व्यवसाय है, वेरी गुड, जिस पर आयकर नहीं लगता, जिस पर आयकर नहीं लगता। ये समझ रहे हैं आप? तो कभी कभी तो ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि कृषि पर भी आयकर लगा देना चाहिए, ताकि जो बड़े बड़े जो लोग हैं अपनी आय अपनी कृषि से दर्शाकर आयकर से जो बचना चाहते हैं। भारत, फिर ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। कृषि असंगठित क्षेत्र के कुल श्रम बल के 90% से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है, ठीक है ना। यानी कि आप यूं समझ लीजिए
जितने भी श्रमिक है भारत में, जितने भी श्रमिक है उसका 93.4%, लगभग मैं तो ये मानता हूँ कि 94% असंगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र यानी कि दिहाड़ी में, जहाँ फ्यूचर कोई सुरक्षित नहीं है, ठीक है, कल आपको बाहर निकाल दे तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। असंगठित क्षेत्र में नियोजित है इतनी बड़ा श्रम बल। अब यूँ सोच लिए कि इसका 90% तो कृषि क्षेत्र में है। नियोजित, समझ रहे मेरी बात? भारत वैश्विक कृषिगत व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक कृषिगत व्यापार यानी कि विश्व में जितना भी कृषि उत्पादन का व्यापार होता है उसमें भारत की भी भूमिका है। यानी कि जितना विश्व का कृषिगत व्यापार होता है उसमें 2.15% हिस्सेदारी भारत की है वैश्विक व्यापार में। आपके मेंस में, इंटरव्यू में ये सवाल पूछे तो इनका आंसर एज इट इज ये चीज़ें हैं मेंस में, जैसे कि भारत में कृषि का महत्व, ठीक है ना, ये सवाल का आंसर है। इसके प्रमुख निर्यात बाजार कहाँ हैं? यूएसए है, अरे सऊदी अरब, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद से भारत ज़्यादातर वर्षा में कृषिगत उत्पादों का निव्वल निर्यातक रहा है। निव्वल निर्यातक का मतलब कि कृषि व्यापार से इसका धनात्मक रहना, यानी कि कृषि उत्पाद व्यापार में हमारे पक्ष में है। ये समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, हमारे पक्ष में है। चलिए, विशेषज्ञों के अनुसार कृषि का भारत के औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय आय से भी गहरा संबंध है। कैसे? कृषि उत्पादन में 1% की वृद्धि होती है तो औद्योगिक उत्पादन में 0.5% और राष्ट्रीय आय में 0.7% की वृद्धि होती है। कैसे? यानी कि सीधा सा मतलब होता है, भाई कृषि क्षेत्र में वृद्धि होगी तो औद्योगिक क्षेत्र में 0.5 उद्योग सेक्टर में बढ़ोतरी दर्शाएगी, ठीक है ना। 0.7 हमारी राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होगी। कैसे? उद्योगों को कच्चा माल मिलेगा, रोजगार मिलेगा। उद्योगों को कच्चा माल मिलेगा, रोजगार मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, बात यह है कि एक्चुअली में जो मैंने पॉपुलेशन बताई थी 48 यानी 49% लोगों की परचेजिंग पावर कृषि से आती है, और ये इनके पास अगर आय आएगी तो ये परचेजिंग करेंगे, ठीक है ना। अब हमेशा ध्यान रखना, बचत तब होती है जब अतिरिक्त आय होती है। बचत का तो किसान के पास छोड़ दो, मुद्दा ही छोड़ दो, उनकी आय टोटल खर्च होती है, उल्टा कर्ज लेके खर्च करते हैं। चलिए, 1940 के दशक के अंत में औद्योगिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रेरक शक्ति में चुना गया, लेकिन बाजार के अभाव के कारण ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था को पर्याप्त संवेग नहीं दे पाया। लोगों के आय में वृद्धि नहीं हो पाई, जिसमें अधिकांश कृषि पर निर्भर थे। औद्योगिक क्षेत्र की इस विफलता को देखते हुए भारत सरकार ने 2002 में कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में चुना। एक्चुअली में आप यूँ समझ लीजिए कि देश आज़ादी की शुरुआत में हमने औद्योगिक क्षेत्र को प्रेरक शक्ति के रूप में चुना, ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्र को। पर आप खुद देख लीजिए कि औद्योगिक क्षेत्र खुद अकेला क्या करेगा।
उत्पादन कर देगा, वस्तुएं बाजार में बिठा देगा, पर मार्केट खरीदार तो होगा तब ना, क्योंकि भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन तो कृषि पर निर्भर है। तब भारत के दिमाग में अब आया है, जो 2002 में जो डिसाइड हुआ है कि कृषि क्षेत्र को प्रेरक शक्ति के रूप में चुने। समझ में आ रही ना बात? ऐसा इसलिए कि कृषि सेक्टर में अधिकतम लोगों को रोजगार कृषि सेक्टर देता है, तो बेशक ये डिमांड पैदा करेंगे, तो इससे उद्योगों को भी पुशअप मिलेगा, सर्विस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए, देश का 66.1% कृषि क्षेत्र अब भी सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर है। सबसे बड़ी कमजोरी तो आप ये देखिए, देश का 66.1% मानसून पर निर्भर है। सिंचाई क्षमता में बेहतर वृद्धि हो, तब तक सरकार का बल जल उत्पादकता एवं सिंचाई दक्षता को बढ़ाने पर है। ठीक है ना? तो ये कुछ कृषि सेक्टर की कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई हैं जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। आपसे परीक्षा में ये पूछ ले कि कृषि क्षेत्र का महत्व क्या है, तो ये मैंने आपको महत्व बताया है। अब एक टर्म से खरीफ और रबी, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, बट कुछ बातें सीखने को मिल जाए तो अच्छी बात है। खरीफ और रबी, ठीक है सर? खरीफ और रबी। भारत की फसल ऋतु को समझने के लिए कुछ विशेष निश्चित पद उपयोग में लिए जाते हैं। भारत का कृषि फसल वर्ष जुलाई से जून के बीच में होता है। कृषि वर्ष, ये तो समझ में आ गया, पहले पता था। कृषि वर्ष जुलाई टू जून, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना? भारत की फसल ऋतुओं को दो मुख्य ऋतुओं में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि फसल ऋतु को दो मुख्य ऋतु, खरीफ और रबी, और ये दोनों मानसून पर आधारित है। खरीफ फसल ऋतु जुलाई से अक्टूबर के दौरान दक्षिणी पश्चिमी और ग्रीष्म मानसून। रबी फसल ऋतु अक्टूबर से मार्च के दौरान उत्तर पूर्व या शीत मानसून में रहती है। फसलें जो मार्च और जून के बीच में उपजाई जाती है उनको जायद कहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखना। भारत के अलावा दो देश और हैं जहां रबी और खरीफ नामक पदों का प्रयोग किया जाता है, वो भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान। खरीफ और रबी नामक पदों का मूल स्रोत अरबी भाषा है, जहाँ खरीफ का अर्थ तो होता है हेमंत, वैसे अरबी भाषा के शब्द है, ध्यान रखिए, सुन लिया। खरीफ और रबी अरबी भाषा के शब्द है। जो खरीफ का तो अर्थ होता है हेमंत, और रबी का अर्थ होता है बसंत। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि हेमंत यानी कि ये कटाई का समय है, दोनों का कटाई का समय है। खरीफ की फसलों के अंतर्गत कुछ नाम हैं जो याद रख सकते हैं: चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिल, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि। जबकि रबी की फसलों में अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसा इत्यादि प्रमुख। ठीक है ना? चलिए, अब भारत में कृषि का
थोड़ा सा अपन देखें तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, शायद आपको कृषि का कुछ पैटर्न, हमारे उत्पादन का, खाद्यान्न का कुछ पैटर्न समझ में आए। भारत के खाद्य दर्शन को सामान्यतः 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिनके उद्देश्य और चुनौतियां एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे फर्स्ट फेज में इस चरण की अवधि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले 3 दशकों तक रही। इस चरण का उद्देश्य खाद्यान्न की आवश्यकताओं को उत्पादन के जरिए पूरा करना था। इस तरह खाद्यान्न तक भौतिक पहुंच प्राप्त करना था। इस चरण के अंत तक हरित क्रांति के विचार ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत को आंतरिक आत्मविश्वास दिया और 1980 के दशक के अंत तक भारत खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। यानी कि फर्स्ट हमारा जोर क्या था? खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर। यही था ना? हालांकि हमारे प्रधानमंत्री ने एक समय व्रत रखकर आत्मनिर्भर बनने का कहा था। हरित क्रांति आई। हरित क्रांति ने 1980 तक हमें लगभग खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। सेकेंड फेज, पहले फेज की सफलता की खुशी मनाए, तभी एक नई चुनौती देश के सामने उठ खड़ी है, खाद्यान्न तक आर्थिक पहुंच। पहले तो खाद्यान्न तक भौतिक पहुंच, मतलब खाद्यान्न की उपलब्धता हो। अब दूसरी चीज आई है खाद्यान्न तक आर्थिक पहुंच। ये एक चुनौती है, आज भी बरकरार है। खाद्यान्न तो है पर लोग भूखे हैं, वाई उनकी पहुंच नहीं है। ठीक है ना? वर्ष 2000 की शुरुआत में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जहां देश में एक और सुरक्षित भंडार से 3 गुना अधिक खाद्यान्न के भंडार थे। वर्ष 2000 की बात है। और लेकिन दूसरी ओर कई राज्यों में भूखमरी के कारण लोगों की मौत हो रही थी। ये भारत के कल्याणकारी राज्य होने का तथा हरित क्रांति की सफलता का सबसे बड़ा मजाक था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और राष्ट्रीय स्तर पर काम के बदले अनाज की योजना की शुरुआत हुई। काम के बदले अनाज योजना। हालांकि अब इस योजना का विलय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के साथ हो गया है। ठीक है ना? फिर भी न्यायालय का ये कहना था कि सरकार की जवाबदेही उन मामलों में होगी जब बाजार में खाद्यान्न की कीमतों के प्रबंधन के लिए उसे भंडार में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा, या फिर सागर में नष्ट कर दिया जाएगा, या फिर केंद्र को सस्ती कीमतों पर निर्यात करेगा। इस प्रक्रिया में भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक बन गया। वस्तुतः हम गेहूं के उस हिस्से का निर्यात कर रहे थे जिसे खाद्यान्न तक आर्थिक पहुंच की कमी के कारण कई भारतीय उपभोग नहीं कर पा रहे थे। यानी कि हम, आप यूं समझ, 2002 मैंने 2000 में बात की थी ना कि 2000 में बहुत सारे लोग भूख से मर रहे थे। 2002 में हम 7वें बड़े गेहूं निर्यातक थे। जो गेहूं भारतीयों को पहुंचना चाहिए तो विदेश में निर्यात हो जाता है। ठीक है। इसमें बात यह है कि ये वही गेहूं है जो भूख से मर रहे थे, उनके पाती आना था, वो नहीं आए। यदि हरित क्रांति के निवेश महंगे थे तो स्वाभाविक रूप से निर्गत भी महंगे होंगे। भाई अगर आगत महंगी है तो निर्गत भी महंगे होंगे। हरित क्रांति द्वारा खाद्यान्न की उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके उत्पाद अपेक्षाकृत महंगे थे, जो उपभोक्ता की क्रय शक्ति के बाहर होने लगे। एक्चुअली में एक किसान गेहूं बोता है
तो उसकी लागत ही इतनी होती है कि वो महंगा बिकेगा। ठीक है ना। इस स्थिति से निपटने के लिए एक समयबद्ध उद्देश्य अभिमुख समष्टि आर्थिक नीति की आवश्यकता थी, जिससे लोगों की क्रय शक्ति में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हो सके, ताकि वे खाद्यान्न का खर्च वहन कर सके। भारत इस संदर्भ में विफल रहा। स्थिति को संभालने की कोशिश खाद्यान्न पर अधिक छूट देकर की गई, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की क्रय क्षमता में वृद्धि नहीं हो सकी और उनके पास भूख से मृत्यु के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा। भारत अभी भी इस चरण से गुजर रहा है तथा सरकार के द्वारा दो तरीका से स्थिति को निपटने का प्रयास किया जा रहा है। पहला तरीका कि लाभकारी रोजगार की संख्या में वृद्धि करना, दूसरा खाद्यान्न की कीमतों को घटाना। एक तो रोजगार में वृद्धि करना, ठीक है ना। यहाँ इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता का सुख भारत के लिए अस्थायी है। 1990 के दशक के मध्य में सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि देश में खाद्यान्न उत्पादन की कमी थी तथा ये जनसंख्या वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। अतः भारत अभी भी आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न की भौतिक पहुंच प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, आज अभी भी कर रहा है। थर्ड फेज, ठीक है ना। 1980 के दशक के अंत में विश्व के प्रसिद्ध विशेषज्ञ ने उत्पादन के विभिन्न तरीकों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा आई थी तब तो फिर प्रश्न चिन्ह खड़े होने ही थे। कृषि गतिविधियां उनमें से एक थी जो अब उद्योगों पर आधारित होती जा रही थी। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ट्रैक्टर इत्यादि, ये सभी विकसित देशों ने कृषि को एक उद्योग घोषित कर दिया था। ये पीछे मुड़कर देखने तक और आत्मविश्लेषण करने का समय था। 1990 के दशक की शुरुआत से कई देशों ने उद्योगों, कृषि और सेवा क्षेत्र के विकास के लिए पारिस्थितिकी अनुकूलन तरीकों की शुरुआत की। ठीक है ना। 1980 के दशक से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा आई थी, हमारा साझा भविष्य आई थी। तब इन कृषि उत्पादन प्रणालियों पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया था। ठीक है ना। अब हरित क्रांति पारिस्थितिकी रूप से अरक्षणीय थी। भाई हरित क्रांति पारिस्थितिक रूप से तो नुकसानदायी थी ना। तथा विश्व ने अब जैव कृषि, हरित कृषि इत्यादि पर जोर देना शुरू कर दिया। इसका अर्थ यह था कि भारत के समक्ष न केवल खाद्यान्न तक भौतिक पहुंच और आर्थिक पहुंच के उद्देश्य को पूरा करने की चुनौती थी, बल्कि इस बात पर भी ध्यान रखना था कि बहुमूल्य पारिस्थितिकी और जैव विविधता का किसी भी कीमत पर नुकसान न हो। और आपको हरित क्रांति पढ़ेंगे तब मैंने आपको बताऊंगा कि जैव विविधता का और पारिस्थितिकी का नुकसान हरित क्रांति ने कितना किया है। ठीक है ना। ये एक नई चुनौती थी। भारत में एक नए किस्म की हरित क्रांति की आवश्यकता थी, जिसके द्वारा खाद्यान्न तक भौतिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी पहुंच हासिल की जा सके। अब हम कृषि जोत के बारे में कुछ बात करते हैं। ठीक है। वर्तमान बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में कृषि जोतों का आकार भी तेजी से घटता जा रहा है। क्यों? भूमि नामांतरण बढ़ रहा है। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो भूमि नामांतरण बढ़ रहा है। जैसे कि मेरे पापा के जमीन थी 10 बीघा, ठीक है ना। हम 4 भाई है, तो अब चारों के नाम हो गए 2.5, 2.5, 2.5, ठीक है ना। तो पहले कृषि जोत थी 10 हेक्टेयर की, अब 2.5 हेक्टेयर की बची। तो कृषि जोतों का आकार तेजी से घट रहा है। अक्टूबर 2018 में सरकार द्वारा नवीनतम कृषि जनगणना 2015-16 को जारी की गई थी। ध्यान रखना, प्रत्येक 5 वर्ष पर होने वाली इस जनगणना यानी कृषि गणना जो है
10वीं कृषि गणना है, अभी जो लेटेस्ट जो आंकड़े हैं, ठीक है ना। और कृषि गणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। इसमें जो तो गणना करते हैं कृषि संबंधी सारी अभी देखेंगे प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है ना। पशु गणना भी प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। तो देखिए, कृषि क्षेत्र का आकार घटा है, कृषि क्षेत्र का आकार घटा है, कृषि क्षेत्र का आकार घट रहा है, टोटल क्षेत्रफल का आकार घट रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात। प्रेजेंट टाइम अगर आपसे पूछे कि तो कृषि क्षेत्र का आकार घट रहा है, ठीक है ना। लोग जंग जंग के भी घर बना रहे हैं। घर बन रहे हैं, यानी कि कृषि से इतर कृषि भूमि का उपयोग हो रहा है। समझ में आ रही नहीं यार। एक अनुमान है कि 2010-11 में, जैसे एक अनुमान बता देता हूँ, 2010-11 में 159.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र था 2010-11 में। वही 15-16 में 157.14 मिलियन हेक्टेयर हो गया। कृषि क्षेत्र घट रहा है, यानी कि इस कृषि भूमि का इतर कार्य में प्रयोग हो रहा है। ध्यान रखना। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देश के 86.2% किसान सीमांत और छोटे 82%, यानी कि ये किसान ऐसे हैं, मतलब ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। एट्टी 86.2%, बहुत ज़्यादा है। जिनके स्वामित्व में 47.3% कृषित भूमि है। वहीं मंझोले और अर्ध मंझोले किसान, मंझोले अर्ध मंझोले जो 2 से 10 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व रखते हैं ना, वो मंझोले और अर्ध मंझोले कहलाते हैं। मात्र 13.2% है। ठीक है ना। तो बाकी क्या बचता है? छोटा सा हिस्सा बचता है, ठीक है ना। लेकिन इसके स्वामित्व में देश की कुल कृषि क्षेत्रफल का 43.6% है। मतलब कि 13.2% लोगों के पास 43.6% भूमि है कृषि क्षेत्र की, और 86.2% के पास 47.3% है कृषि क्षेत्र की। ये भूमि का वितरण थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर परिचालन जोतों की संख्या तो बढ़ी रही है, और ध्यान रखना, जोतों की संख्या का बढ़ना का मतलब होता है कि बड़ी जोतें कम हो रही है, छोटी जोतों की संख्या बढ़ रही है ना भाई। के नामांतरण, भूमि का विखंडन तेज गति से हो रहा है, संयुक्त परिवार प्रथा टूट रही है, ठीक है ना। तो भूमि का नामांतरण बढ़ रहा है, छोटे और सीमांत किसान बड़े हैं, ठीक है ना। छोटे और सीमांत किसानों के स्वामित्व में लगभग 74.4 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि है। इस प्रकार प्रति किसान जोत का आकार 0.6 हेक्टेयर है, जो आर्थिक रूप से उनके भरण पोषण के लिए उपयुक्त नहीं है, जो कृषि क्षेत्र में बढ़ते असंतोष का एक बड़ा कारण है। ठीक है।
देश में 10 हेक्टेयर या उससे अधिक जोत वाले किसानों की मात्रा 10 हेक्टेयर से अधिक वाले जो 0.57%, यानी कि बड़े किसान है जो 1% भी नहीं है, ठीक ना। राज्यों के आधार पर जोता की सर्वाधिक संख्या आपको यूपी में मिलेगी। जोता की सर्वाधिक संख्या आपको कहाँ मिलेगी? यूपी में मिलेगी। फिर सेकंड स्थान पर बिहार और थर्ड स्थान पर महाराष्ट्र। ठीक है ना। और देखिए साहब, परिचालित कृषि क्षेत्र के मामले में हालांकि उत्पादन भले ही कम हो, मेन चीज परिचालित कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र सर्वाधिक एरिया जो है फर्स्ट राजस्थान, परिचालित कृषि क्षेत्र राजस्थान में ज्यादा है, सेकंड महाराष्ट्र, और थर्ड जो है वो यूपी। परिचालित कृषि क्षेत्र ध्यान रखेंगे राजस्थान। ठीक है ना। फिर एक और, कृषि क्षेत्र में फेमिनाइजेशन हो रहा है, अर्थात महिलाकरण भी हो रहा है। कैसे कि एक्चुअली में कृषि जोत धारका में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। कृषि जोत धारक महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। यह स्थिति राजस्थान की भी है। एक्चुअली में बात राजस्थान में तो ये सिस्टम कर रखा है कि भाई के महिला के नाम भूमि नामांतरण होंगे तो नामांतरण फीस भी कम लगती है। ठीक है ना। ये कुछ जोता से संबंधित कुछ आपकी बेहतर चीजें थी जो आपको समझनी थी। अब बात करते हैं अपन हरित क्रांति के बारे में। मेरा एक प्रसिद्ध कोट है कि हरित कभी भी हरित नहीं रही, हरित कभी भी हरित नहीं रही। ये मैं हमेशा इसके बारे में कहता हूं, सुनते हो ना। हाँ सर। चलिए, 1960 के दशक के प्रारंभिक चरण में, 1960 के दशक के हरित क्रांति, 1960 के दशक के प्रारंभिक चरण में कृषि में कुछ नए तकनीकों की शुरुआत की गई जो विश्व भर में हरित क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन तकनीकों का प्रयोग पहले गेहूं की खेती के लिए और फिर दूसरे दशक में धान की खेती के लिए हुआ था। तो हरित क्रांति जो जुड़ी हुई है फर्स्ट गेहूं पर सफल रही, तो सेकेंड चावल पर। दैट्स राइट। इन तकनीकों के द्वारा खाद्यान्न उत्पादन में भी क्रांति आई। उत्पादकता स्तर 250% से भी अधिक बढ़ गया, यानी कि 2.5 गुना बढ़ गया, 2.5 गुना उत्पादकता बढ़ी। हरित क्रांति के पीछे सबसे बड़ा हाथ जर्मन कृषि वैज्ञानिक
ध्यान रखना, जर्मन कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग का है, ठीक है ना, नॉर्मन बोरलॉग। जो 1960 के दशक के शुरुआत में मैक्सिको में ब्रिटिश रॉकफेलर फाउंडेशन स्कॉलरशिप पर अनुसंधान कर रहे थे। ये मैक्सिको गए हुए थे, हालांकि थे जर्मन के, ये मैक्सिको गए हुए थे, क्योंकि आप में से अधिकतर इनको मैक्सिको का ही मानते हैं, ठीक है ना। बोरलॉग द्वारा विकसित उन्नत किस्म के गेहूं के बीजों के द्वारा उत्पादकता 200% से अधिक बढ़ गई, यानी कि 2 गुनी 3 गुनी हो गई, 200% बढ़ गई। 1965 तक इन बीजों का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया तथा खाद्यान्न अभाव वाले देश जैसे मैक्सिको, ताइवान आदि में किसानों द्वारा इनका प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है ना। तो कृषि क्रांति के जनक कौन हैं? हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। मूल रूप से ये कहाँ के थे? जर्मन के थे। ये अनुसंधान कहाँ कर रहे थे? कि मैक्सिको में कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले अनुसंधान किस पे हुआ? कि गेहूं पे। अब हरित क्रांति के घटक, मतलब हरित क्रांति किन घटकों के कारण घटित हुई, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हरित क्रांति कई आगता घटक के पर्याप्त आपूर्ति पर आधारित थी। बहुत सारे इनपुट थे, जैसे पहले हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड, उन्नत किस्म के बीज, डर मत, उन्नत किस्म के बीज, लोकप्रिय रूप से इन्हें बोनी किस्म कहा गया है, ये भी ध्यान रखना है ना। बोनी किस्म, गेहूं की तो बोनी किस्म थी। बार बार उत्परिवर्तन की मदद से बोरलॉग ने बीजों की उन किस्मों को विकसित किया जिन्हें पौधे के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक पोषक तत्व प्राप्त होते हो। इस कारण से ये पौधे छोटे होते थे, लेकिन इनमें दाना का आकार बड़ा होता था। ये बीज प्रकाश संश्लेषण रहित थे, अर्थात अपनी उपज के लिए सूर्य की किरणों पर भी निर्भर नहीं थे, ठीक है। दूसरा, रासायनिक उर्वरक, ये इसके इनपुट है। अब उच्च किस्म के बीज की उत्पादकता तभी बढ़ा सकते हैं जब उन्हें उचित मात्रा में पोषक तत्व मिले, और इन बीजों के लिए परंपरागत वनस्पति खाद पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि उनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती थी। यह परंपरागत उर्वरकों की जगह एनपीके की समुचित आपूर्ति आवश्यक थी। एनपीके नाइट्रोजनी उर्वरक और फास्फेटी उर्वरक और पोटेशियम उर्वरक, एनपीके। इरिगेशन भी जरूरी था, हाई यील्ड वेराइटी के लिए इरिगेशन, सिंचाई मस्ट थी, ठीक है ना भाई। उर्वरकों को घोलने और फसलों तक पहुंचाने के लिए सिंचाई जरूरी है। फिर रासायनिक पेस्टिसाइड्स एवं जर्मिसाइड्स, कीटनाशकों का प्रयोग, ठीक है ना। फिर हर्बिसाइड्स भी, खरपतवार नाशक, ये सारे रासायनिक। पर चूंकि हमें ये सारी चीज़ें भूलकर हमें पेट भरने पर ज़्यादा ध्यान रखा। फिर
साख भंडारण विपणन वितरण। एक्चुअली में किसान के पास उन्नत बीज खरीदने, रासायनिक उर्वरक खरीदने, सिंचाई के साधना का विकास करने, कीटनाशक खरीदने, खरपतवार नाशक खरीदने के लिए पैसा की ज़रूरत है। तो ऐसी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी जो उनको फसल की बुआई के समय पैसे मिल जाए, फसल की इसमें पैसे मिल जाए। किसान हरित क्रांति के महंगे आगत का उपयोग कर सके, इसके लिए उन्हें सस्ते ऋण जरूरी। और जिन क्षेत्रों को इन किस्म की कृषि के अंतर्गत लाया गया, जैसे भारत में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भारत में वैसे हरित क्रांति शुरू कहाँ हुई थी? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, ये ही कृषि क्षेत्र से विकसित है। पूर्वी यूपी और बिहार तो कृषि क्षेत्र में तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। वहाँ वितरण से पूर्व भंडारण की भी व्यवस्था की गई। जिन देशों ने हरित क्रांति को अपनाया वहाँ खाद्यान्न की कमी थी। यहाँ ये आवश्यक था कि नई उपज का वितरण पूरे देश में किया जाए, जिसके लिए विपणन, वितरण और समुचित परिवहन व्यवस्था भी जरूरी थी, वरना अनाज वहाँ सड़ेगा। इस आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए विश्व बैंक से कम ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराए गए, जिसका भारत सबसे बड़ा लाभार्थी था, ठीक है ना। बड़े बड़े FCI के गोदाम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम, ठीक है ना, उन गोदामों का निर्माण करना, परिवहन करना, जगह जगह भंडारण करना, वो सारी चीज़ें ज़रूरी थी, ठीक है ना। अब हरित क्रांति के प्रभावों के बारे में हम देखते हैं। प्रभाव क्या रहे? देखिए, हरित क्रांति के विश्व के देशों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा तो नकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर सकारात्मक प्रभाव सामाजिक पर है, आर्थिक भी है और पारिस्थितिक भी है। समझ में आ रही नहीं है? सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में देखते हैं, हम समझने का प्रयास करना आप शायद। खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई, ठीक है ना, तथा कई देशों में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। तो कुछ खाद्यान्न निर्यातक देश भी बन गए। हरित क्रांति के कारण किसानों की आय में विसंगति आई। ये तो बात, पहली चीज तो कन्फर्म है कि भाई कि चलो मान लेते हैं खाद्यान्न के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता मिल गई, खाद्यान्न के क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता मिल गई। ठीक है ना। पर आप खुद सोचिए कि किसानों की आय में विसंगति आई। विसंगति कैसे? भारत में तो दो तरह की, एक तो अंतर्वैयक्तिक, एक तो अंतर्वैयक्तिक। सेकंड अंतर क्षेत्रीय। जैसे बड़े, एक्चुअली में हरित क्रांति का फायदा किसको मिला? बड़े किसानों को। तो बड़े किसानों की आय बढ़ी और छोटे किसानों की आय तो कोई नहीं बढ़ी, तो उनमें गैप आ गया। अंतर क्षेत्रीय, एक्चुअली में हरित क्रांति कहाँ? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बाकी वाले क्षेत्र तो इससे पिछड़ गए। तो ये आय विसंगति पैदा हुई। भाई छोटे किसान इस हरित क्रांति की जो इनपुट है
वो खरीद ही नहीं सकते। छोटे किसान हरित क्रांति के इनपुट खरीद नहीं सकते। फिर इसके अलावा जल जमाव के कारण मलेरिया से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति के साथ मलेरिया भी बढ़ा है, क्योंकि सिंचाई बढ़ी। पश्चिमी राजस्थान में कोई मलेरिया रोगी नहीं मिलता था, पर अब मिलने लगे हैं। ठीक है ना। इसके अलावा हमारा जो फसल प्रारूप था, सस्य प्रारूप, वो भी तो बिगड़ा है। कैसे? उन सब क्षेत्रों में ये गेहूं ही गेहूं बोए गए जा रहे हैं, गेहूं बोए जा रहे हैं, वहां दलहन फलन कुछ भी नहीं। हमारा सस्य प्रारूप बिगड़ गया। ठीक है ना। अब पारिस्थितिकी प्रभाव देखिए। पारिस्थितिकी प्रभाव, यह हरित क्रांति का सबसे विध्वंसकारी प्रभाव। यानी कि आप कहेंगे कि हरित क्रांति का सबसे नकारात्मक प्रभाव कौन सा रहा? पारिस्थितिकी। जब इससे जुड़े हुए मामला को मीडिया, विद्वान, विशेषज्ञ तथा पर्यावरणवादियों द्वारा उठाया गया तो न तो सरकार और न ही जनता पर इसका कोई असर हुआ, लेकिन धीरे धीरे सरकार और सरकारी एजेंसियों ने पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी मुद्दा का अध्ययन और सर्वेक्षण शुरू किया। जैसे समझिए, पहला निम्नीकृत मृदा उर्वरकता। कैसे निम्नीकृत मृदा उर्वरकता? पुनरावर्तीजनक फसल पद्धति के कारण हरित क्रांति के प्रदेशों में भूमि की उत्पादक क्षमता का ह्रास जारी था। रिपीटेटिव, बार बार एक ही फसल बोने के कारण भूमि की बेसिक उत्पादकता का ह्रास हो गया। ठीक है ना। उपयुक्त फसल प्रतिरूप की कमी के कारण मृदा उर्वरकता अभी भी घटती जा रही है। बाकी क्या कि सस्य परिवर्तन होता रहता है ना, तो जो गेहूं को जो पोषक तत्व चाहिए साल 2 साल में वो वापस इकट्ठे हो जाएंगे, पर लगातार आप गेहूं का ही मतलब कर रहे हैं तो वो मृदा की उर्वरकता का ह्रास होता जा रहा है। ठीक है ना। निम्नीकृत मृदा उर्वरकता, तो जिसका फर्स्ट कारण क्या था? हाँ, एक ही फसल। यानी कि रिपीटेटिव सिस्टम से। फिर सिंचाई के साधना के विकास के कारण उनका जो वाटर लेवल है, जल स्तर है, लगातार घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। ठीक है ना। यानी कि आप परंपरागत बीजों की तुलना में हाई यील्ड वैरायटी के बीज सिंचाई के लिए कई गुना अधिक जल का प्रयोग करते हैं। यानी कि यूँ समझ लीजिए 1 केजी चावल के लिए 5 टन जल चाहिए। ठीक है ना। और फिर रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक से अत्यधिक उपयोग के कारण पर्यावरण तेजी से प्रदूषित हो रहा है। रासायनिक आगता के कारण। ठीक है ना। भारत में इसका मुख्य कारण वनोन्मूलन और कृषि का पारिस्थितिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में विस्तार है। इसके अतिरिक्त पशुओं का भी वन क्षेत्र पर अत्यधिक दबाव है, विशेषकर बकरियां और भेड़ों का। फिर खाद्य श्रृंखला में विष का स्तर। आपकी जो फूड चेन है उसमें टॉक्सिन्स, विष, आप देखेंगे बीकानेर में है शायद कैंसर हॉस्पिटल,
वहाँ सारे मरीज पंजाब और हरियाणा, वो ट्रेन जाती है सर कैंसिल वाले अलग से। सारे मरीज मतलब पंजाब और हरियाणा। भारत की खाद्य श्रृंखला में टॉक्सिन का स्तर अधिक हो गया है। यहाँ उत्पादित कोई भी खाद्य सामग्री मानव उपयोग के लायक अब कह भी नहीं सकते। दरअसल रासायनिक कीटनाशकों तथा घास पातनाशकों द्वारा अनियंत्रित उपयोग अधिक हो गया है। इनके उपयोग और औद्योगिक उत्पादन के कारण भूमि जल वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है। फलस्वरूप पूरी खाद्य श्रृंखला में टॉक्सिन्स आ गए हैं। हमारी पूरी फूड चेन में टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं। और टॉक्सिन का लेवल भी, सिस्टम भी कैसा है भाई, जो घास पत्तियाँ खाता है ना उसको कम टॉक्सिन मिलेंगे, जो बकरा खाता है उसे ज़्यादा टॉक्सिन मिलेंगे। तो बकर का तो कोई सेंस ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये अध्ययन, अब तो आपकी आंखें खुली होगी हरित क्रांति को लेकर। इस समय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा एवरी ग्रीन रिवोल्यूशन अपनाने को सलाह दी जा रही है। मैंने कहा था ना, हरित कभी भी हरित नहीं थी। एक्चुअली में हम हरित शब्द प्रयुक्त करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, ये करते हैं ना, पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो हरित कभी हरित नहीं थी, ठीक है ना। तो एवरी ग्रीन रिवोल्यूशंस, हमें ग्रीन रिवोल्यूशंस नहीं चाहिए, हमें एवरी ग्रीन रिवोल्यूशंस चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा, इसको भी समझना है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि यानी कि धरती की बेसिक उत्पादकता और फिर आसपास जो खाद उत्पन्न हो, ठीक है ना, उसी से उत्पादकता बढ़ाना, यानी कि जैविक कृषि पर जोर देना, ये सस्य प्रारूप अपनाना, तो ही हम इस कृषि सेक्टर का मजा ले सकते हैं। बाकी वाला हम कल करेंगे।